दोस्तों नमस्कार। हाल ही में संसद में एक बिल पारित किया गया जो भीबी जी राम जी एक्ट के रूप में हमारे सामने है। यह कानून मनरेगा को हटाकर लाया गया है। भीबी जी राम जी एक्ट क्या है, मनरेगा को क्यों हटाया गया, आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्रन नारायणन। राजेंद्रन नारायणन एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम भीबी जी राम जी एक्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मनरेगा के ऊपर बात हो। मनरेगा का स्कीम क्यों लाया गया था और ये क्यों एक बेहद जरूरी स्कीम थी? देखिए, मनरेगा आया, एक्ट जो बना, वो कानून बना 2005 में। अब उसके पहले हिंदुस्तान, अगर आप इतिहास देखेंगे तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और इस तरह के अकाल राहत के लिए रोजगार का एक बहुत बड़े काफी सारी योजनाएं रही हैं पहले से। तो ये ब्रिटिश जमाने से ये चलते आ रहा है। तो उसके बाद 1980 के दशक में आप देखेंगे तो जवाहर रोजगार रोजगार के लिए योजनाएं चलती थी। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत हम ये कह सकते थे कि आपको रोजगार पक्का अनिवार्य तरीके से मिलेगा। तो इस पे एक बड़ा, ये एक दो दिन में तो नहीं हुआ, इस पे कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए। और कई सालों से ये सामाजिक आंदोलन के बाद, और अगर हम देखें नरेगा नरेगा खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और जहाँ पे अकाल पीड़ित होने की संभावनाएं ज्यादा थी, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र पकड़ लीजिएगा, तो वहां पे हर साल बारिश इतना कम होता है, तो अकाल के टाइम जो लोग हैं वहां से पलायन करके दूसरी तरह काम, दूसरे दूसरे जगह पे काम करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे एक सोचा गया कि अच्छा, ग्रामीणी क्षेत्र में विकास के लिए अगर पलायन रोकने का भी एक साधन हो तो वहीं पे अगर रोजगार मिले तो लोग पलायन क्यों करेंगे। तो सवाल ये था। तो उसी को लेके दो काफी लंबा एक सामाजिक आंदोलन के बाद नरेगा का कानून 2005 में पारित हुआ। यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे। तो पहली बार हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो एक ऐसा कानून बना जिसे हम राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का हक के लिए एक ऐसा एक ये योजना नहीं है, ये कानून है। तो किस तरह से हम रोजगार को एक हक की परिभाषा में परिवर्तन कर पाए, ये मनरेगा का एक सोच था जो 2005 में आया। और साथ ही इसके साथ ये भी है कि गांव में काफी सारे विकास के लिए काम में हम वहीं के लोगों को वहां पे इस्तेमाल करके अगर गांव का भी वहीं पे विकास हो, तो नरेगा एक बड़ा एक बहुत अच्छा बढ़िया साधन बना। 2005 से ये कानून आया, इसी को यही बहुत संक्षेप में इसका इतिहास है। इसको और गहराई में जा सकते हैं, लेकिन ये संक्षेप में इतिहास है इसका। सर अभी आपने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, 23 दिसंबर को वो आर्टिकल छपी। शीर्षक है डेथ नेल फॉर द रूरल जॉब गारंटी। आप उसमें 5 ब्रॉड आउटकम्स मनरेगा का बताते हैं। उसमें से एक आउटकम मैं चाहता हूं कि उस पर आप जिक्र करें। आप लिखते हैं इट काउंटर्स जेंडर एंड कास्ट इनइक्वलिटी। सो हाउ? मैं देखिए आपको एक पहले तो एक मिसाल से शुरू करता हूँ जेंडर के बारे हम्म। में। मैं खुद अपने ये, मैं एक गांव में था, ये अभी हाल ही, ये कर्नाटक और गोवा के बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र में एक गांव है। तो वहां हम्म। पे मैं गांव में जब रुका हुआ था, तो जिसके घर पे रुका हुआ था उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में एक राम मंदिर है। तो उस राम मंदिर में हर रविवार, हर सोमवार रात को भजन होता है। तो आप भजन सुनने चलेंगे कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ चलो। तो मैं उनके साथ वो मंदिर गया, हमने भजन सुना। वहां पे 4 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। तो जी। भजन होने के बाद हम जब रात को वापस चल रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर नरेगा नहीं होता तो ये महिलाएं आज ये राम मंदिर में भजन नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे पूछा साधारण तरीके से कि अच्छा, नरेगा और राम मंदिर में महिलाओं का भजन गाने में क्या संबंध है? तो उन्होंने बहुत आसानी से कहा कि देखिए, जब नरेगा आया, नरेगा आने के बाद गांव में महिलाओं को पहली बार ये एहसास हुआ कि हम नरेगा के तहत काम लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने, जो 2 महिलाएं उस दिन मंदिर में थीं, वो 2 महिलाएं ने गांव में ही जो अलग और महिलाएं थी, जो और क्योंकि पुरुष वहां से पलायन करके दूसरी जगह काम के लिए गए थे, तो महिलाओं ने वहां पे संगठन किया। और संगठन के माध्यम से नरेगा के तहत उन्होंने काम मांगने की प्रक्रिया शुरू की। और जब उनको आजादी मिली, काम, उनको पहली बार महिलाओं को ऐसा एहसास हुआ कि हमको काम मिलने की आजादी है, काम करने की आजादी है और अपने गांव में।
तो ये जो एक आजादी की जो सोच है, जो प्रेरणा है, वहां से आया। फिर उनको लगा जब हम काम कर सकते हैं, जब हमें रोजगार मिल सकता है, जब वो हमारा हक है, तो मंदिर में गाना गाना हमारा हक है। तो ये जो हम्म। हक की जो सोच है, जो अपना एक एसर्शन है, जो एजेंसी है, वो महिलाओं का जो है, वो नरेगा के माध्यम से। और ऐसे कई सारे मिसाल हैं। मैं बिहार का भी मिसाल दे सकता हूँ, झारखंड, तो कई राज्यों में इस तरह के मिसाल हैं, जिससे हम ये साफ साफ एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि महिलाओं का किस तरीके से नरेगा के नरेगा के माध्यम से उनकी जिंदगी में असर पड़ा है। तो एक तो ये है। और अगर आप आंकड़े भी देखेंगे, तो हम्म। तकरीबन 58% जो नरेगा के मजदूर हैं वो महिलाएं हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो नरेगा खास करके महिलाओं को रोजगार में शामिल करने का एक बहुत सक्षम एक कानून रहा है। हम्म। और दूसरी तरफ हम आते हैं जी। जाति के इश्यू पे, जो हम्म। कास्ट का जो इश्यू है। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में जमीन किसके पास है? जमीन अपर ज्यादातर अगर कास्ट। अगर आप देखेंगे तो अपर कास्ट के पास ही है। तो बिहार में जैसे भूमिहार हो गए, या फिर राजपूत हो गए, उस तरीके राजपूत। से। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो अपर कास्ट, उनका एक कब्जा है जमीन पे। हम्म। जिसके पास जमीन का कब्जा है, उसके पास पावर है। सिंपल सी बात है। तो नरेगा जब आया, नरेगा में आप सामूहिक काम करने का एक सामूहिक कार्यों में आपको काम करने का एक मौका मिला, जो पहले पहले भी हुआ करता था, लेकिन वो योजनाएं थी, वो कानून हम्म। नहीं था, हक नहीं था। और पहले भी उसका एक एलिट कैप्चर हुआ करता था कि जो जो वहाँ के दबंग जो लोग हैं, वो काम देंगे आपको, ठेकेदार की तरफ, ठेकेदार के माध्यम से काम देंगे। और अगर न्यूनतम मजदूरी, अगर पहले के ज़माने में मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कि अगर 100 रुपये होता, तो ठेकेदार क्या करते थे कि 30 रुपये मजदूरों को देते थे, 70 रुपये अपने आप अपने पास रख देते थे। तो एक तो नरेगा से आया कि ठेकेदारी वहां पे बैन है, नरेगा में ठेकेदारी बैन है। तो ये पहला है कि कास्ट इक्वेशंस कैसे हम ठीक करें। हम्म। दूसरा है कि सामूहिक जब कार्य होगा, वहां पे जब काम मिलेगा लोगों को, तो जो जो दलित परिवार से हैं या फिर आदिवासी समुदाय से हैं, उनको उनके पास पहली बार एक हथियार, एक औजार मिला, कि हम बोल सकते हैं कि भाई, अगर नरेगा में इतनी मजदूरी हमें रोज मिलता है, आप इतना मजदूरी अगर हमें नहीं देंगे, तो हम आपकी जमीन में काम नहीं करेंगे। तो ये जो एक बार्गेनिंग पावर की जो बात है, जो पावर इक्वेशन को ठीक करने की बात है, वो नरेगा से एक औजार बना कई सारे समुदायों को, जो पिछड़े समुदाय से हैं। जी। तो मैं तो कहूंगा कि ये तो मुख्य रूप से है। जी। सर, और भीवी जीराम जी जो एक्ट आया है वो किस तरीके से मनरेगा से अलग है और इसकी इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? ये देखिए, बहुत तरीके से मनरेगा से अलग है। पहली बात तो ये कि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी कि गांव गांव क्षेत्र में आप काम करने का आपका अधिकार है। तो आप अपनी काम की मांग रखेंगे, काम की मांग जब रखेंगे, तो 15 दिनों के अंदर सरकार को अनिवार्य तरीके से आपको काम देना होगा, काम यानी रोजगार देना होगा। तो अगर नहीं दिया, तो आपको बेरोजगारी भत्ता का एक प्रावधान है। दूसरा हम्म। है कि नरेगा में 15 दिनों के अंदर, काम खत्म होने के 15 दिनों के अंदर, आपको आपका पेमेंट मिलेगा, आपको मजदूरी मिलेगी। अगर नहीं मिला, तो सरकार की तरफ से एक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये तो मुख्य रूप से तो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिमांड हम्म। ड्रिवन एक्ट है, सॉरी। हम्म। अब जो वीबी जी ग्राम जी में जो आया है, उसके तहत आप देखेंगे, तो जब बजट तैयार होता है नरेगा में, तो ग्राम हम्म। सभा में तय होता है कि ग्राम सभा में लोग बैठेंगे, तय करेंगे कि अच्छा, अगले साल हमारे गांव में कौन कौन सी योजनाएं चलेगी। यानी कि योजना, यानी कि कुएं कितने बनेंगे, सड़कें कितनी बनेंगी। उस तरीके से एक सामूहिक तौर पे इस पे चर्चा होके, चर्चा के बाद फैसला किया जाता है कि कितना लेबर बजट तैयार होगा। लेबर बजट यानी कितने श्रम जुड़ेंगे इसमें, और कितने दिनों के लिए काम की मांग रखी जाएगी। तो ये जो एक सामूहिक तौर पे फैसला होता है, ये एक डिमांड ड्रिवन इस पे इसको शक्ति देता है। अब जो वीबी जो नया कानून बना है, उसके तहत ये है कि केंद्र सरकार तय करेगी। पहली हम्म। बात तो नरेगा में ये था कि आप गांव स्तर पे तय करेंगे कि कहाँ पे कौन सा कितना काम होगा और कितने लोग काम करेंगे। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन से जगह पे कितना काम होगा, और किस राज्य को हम कितना पैसा देंगे। तो यानी कि आपका जो 73वां संशोधन, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके तहत जो गांव स्तर पे लोकल ऑटोनॉमी का, यानी कि पंचायत राज जो संस्थाएं हैं, उसको सशक्तिकरण का एक
बढ़िया सा प्रावधान है उसको आपने छीन लिया है। दूसरा है कि अब केंद्र सरकार तय करेगी। अब ग्राम सभा में लेबर बजट तय होता था कि हमारे गांव में कितना काम होगा, कितने लोग काम करेंगे। इसका फैसला जब आप ग्राम सभा से उठा के आप केंद्र सरकार तय करेगी। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो ये ऐसा है कि मान लीजिए आप एक किराए के मकान में रहते हैं और आप किराएदार हैं, और जो मकान मालिक हैं वो पहली मंजिल पे रहते हैं, और आपके नल में, आपके घर में पानी कितना आएगा नहीं आएगा, इसका फैसला मोटर चलाएगा ऊपर वाला। अब हम्म। मोटर अगर आपको पसंद करता है तो वो मोटर चला के आपके नल में पानी आएगा। अगर आपको हम्म। पसंद नहीं करता है तो आपको भगाने की कोशिश करेगा, वो मोटर से पानी नहीं चलाएगा। तो आपको हमेशा आपके मकान मालिक के पास जाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा मोटर चला दो, उनको पानी चाहिए। तो हम्म। स्थिति मुख्य तौर पे ये है कि हर गांव में, हर राज्य को अब केंद्र सरकार पे निर्भर करना होगा। निर्भर उन फैसला क्योंकि केंद्र सरकार करेगी और वो तय करेगी कि आपको कितना पैसा देंगे नहीं देंगे। तो ये जो एलोकेशन, वो अगर आप एक सेक्शन देखेंगे इस कानून में तो लिखा हुआ है कि द सेंटर विल डिसाइड ऑन नॉर्मेटिव एलोकेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। हम्म। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन का ये मतलब है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये तो एक दो जो बातें हैं जो मुख्य रूप से अलग है। और भी कुछ बातें हैं जैसे कि फंड शेयरिंग पैटर्न में बदलाव है, तो उस पर भी अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर मुझे थोड़ा ये समझाइए, अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी किसको कहाँ रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर जब हम बजट एलोकेशन देखते हैं तो 60-40 का रेशियो वर्तमान में है, अगर मैं ठीक हूं तो। पहले 90-10 था ये रेशियो। तो क्या अब स्टेट के ऊपर ज्यादा ये जिम्मेवारी है कि अब आप दीजिएगा, और अगर स्टेट के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है तो फिर आप इसका इम्प्लीकेशन क्या देख पाते हैं? स्टेट के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जैसे कि आपने सही कहा कि पहले 90% जो नरेगा का बजट था, मान लीजिए आप एक राज्य, मान लीजिए आप बिहार हैं, ठीक है। बिहार में जब नरेगा का काम होगा उसका 90% जो फंड है वो केंद्र सरकार से नरेगा में आएगा। और वो 90% में भी 100% जो मजदूरी है, मजदूरों की जो मजदूरी है वो केंद्र सरकार से आएगा। हम्म। अब ये हुआ है कि उन्होंने ये कर दिया है कि 60-40 कर दिया, यानी कि जितना भी काम होगा उसका 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्यों को देना होगा। अब इससे हम्म। प्रभाव बहुत सारा पड़ेगा, क्योंकि खास करके जो गरीब राज्य है, मान लीजिए छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इस तरह के राज्य जहाँ पे नरेगा का काम सबसे जरूरी है, वहां पे ये होगा। अब राज्य सरकार के कोष में इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसे रोजगार जनरेट कर पाए, क्योंकि रोजगार जनरेट अगर करेंगे तो उनको रोजगार मजदूरी देना होगा। और जो 60% है वो भी गारंटीड नहीं है। वो भी हमें समझना होगा कि 60% जो केंद्र सरकार बोल रही है वो भी गारंटीड नहीं है। अच्छा। केंद्र सरकार पहले तो तय करेगी कि हम कितना देंगे आपको। उसके हम्म। बाद अगर आपको रोजगार की और जरूरत है तो वो, मान लीजिए बिहार है तो बिहार को ही उसका पैसा देना पड़ेगा। अब दो चीज यहाँ पे मुख्य बातें हैं विप्लव जी। एक कि राज्य सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि वो इतना रोजगार के लिए पैसा जनरेट करे। दूसरी बात, एक एक कानून है जिसका नाम है FRBM एक्ट, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके तहत ये है कि आप कितना उधार ले सकते हैं। हर राज्य पे एक नियम, एक तय किया गया है कि आप इतना ही उधार ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप उधार लेने की आपको इजाजत नहीं है। तो FRBM एक्ट के तहत आपके पास एक सीलिंग है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते। हम्म। हम्म। तीसरी बात, GST के रेवेन्यूज अब केंद्र सरकार पे जाता है, फिर केंद्र सरकार राज्यों को रिलीज करती है पैसा। अब आप तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे तो राज्य सरकार के पास पैसों की बहुत कमी है। और अगर इतने कमियों में अगर राज्य सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, क्योंकि ये भी स्टेट लिस्ट में आता है संविधान में, और बाकी सारी जो योजनाएं हैं उस पे अगर हम ये नया रोजगार का योजना भी जोड़ दें तो आपके पास सीमित पैसा है। आप सोच लीजिए आप हर जगह पे कटौती करते जाएंगे। तो आपका ये सिर्फ रोजगार पर ही नहीं, ये आपकी शिक्षा पर भी, शिक्षा शिक्षा के बजट पे कटौती होगी, स्वास्थ्य के हम्म। बजट पे कटौती होगी। तो हर चीज पे ये कटौती की तरफ हम जा रहे हैं। तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस पे ये हमला है। सर एक और बात जो मुख्य रूप से सामने उभर कर सामने आ रही है, बहुत चर्चा हो रही है इसकी। आप थोड़ा इसको बताइएगा कि 60 दिन रोजगार नहीं देना ये क्यों किया गया, और ऐसा क्यों मान लिया गया कि एग्रीकल्चर सीजन में
60 दिन हमको रोजगार नहीं दिया जाना है, और अगर 60 दिन रोजगार नहीं दिया जाएगा तो वर्कर्स पे इसका इफेक्ट क्या होगा उन 60 दिनों में? हम्म, मैं थोड़े पहले वाले सवाल पे एक चीज जोड़ के फिर इस पे आता हूँ। जी जी जी। हाँ, पहले वाले सवाल पे एक और जो मुख्य बात ये है कि हमें नैतिकता पे इस पे सोचना होगा कि आज केंद्र सरकार पे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, वहीं पे हम्म बंगाल पे बीजेपी की सरकार नहीं है। हम्म तो हम्म, इस पे जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फेवरेटिज्म होगा, यानी कि जहां पे जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पार्टी सेम है वहां पे उनको फायदा होगा, और हम्म, जहां पे अलग पार्टी है जैसे बंगाल है, तमिलनाडु है, उन पर केंद्र सरकार का दबाव ज्यादा होगा, उनको पैसा रिलीज नहीं करेंगे। तो जी। अगर ये दौर वर्तमान चलता रहे। में वर्तमान में भी बंगाल को कई सालों से फंड एलोकेट चार नहीं साल किया गया है। जी। बिल्कुल। तो एक जो एप्रीहेंशन है या खौफ है, मान लीजिए कि आज जो बंगाल की स्थिति है, क्या वो और राज्यों में वही होने वाला है कल? हम्म, और ये सिर्फ आज भाजपा है, कल कोई और सरकार आएगी, कल कोई और पार्टी करे आएगी तो वो भी यही करेगी। मतलब तो ये पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल फेवरेटिज्म ये कांस्टेंट रहने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है। एग्जैक्टली सरकार किसी की भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पॉलिटिकल फेवरेटिज्म और विक्टिमाइजेशन, जिसको हम हम्म पसंद नहीं करते उसको विक्टिमाइज। हम्म तो वो एक बात है। और ये जो 60 दिन की बात कही, देखिए विप्लव जी, एक सिंपल सी बात है। संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि एक किसानों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ नरेगा के साथ वो सॉलिडारिटी में खड़े हैं। वो हम्म कहते हैं कि हमें नरेगा वापस लाओ। ये जो 60 दिन का जो काम बंद करने का जो प्रोग्राम है उसको आप निकालिए, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है, यानी कि किसानों की जो संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि किसान और नरेगा मजदूर में कोई झगड़ा नहीं है। शुरू के दौर में शायद ये एक खौफ था कि अगर नरेगा आएगा तो किसानों पे असर पड़ेगा, लेकिन एक सिंपल सी अर्थशास्त्र की बात है विप्लव जी, हम्म कि जब हम नरेगा का काम होता है गांव में, नरेगा से क्या काम होता है, हम कुआं बनाते हैं। कुएं में जब पानी रुकेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? जो मान लीजिए आप बिहार में कोई गांव में कुआं बना रहे हैं, उसका फायदा तो दिल्ली वाला तो नहीं लेगा, हम्म वही गांव के किसान ही लेंगे। हम्म तो अब जब कुआं बनेगा, उस पे पानी रुकेगी, पानी से वहां के किसानों को फायदा होता है। और ये रिसर्च पे भी एस्टेब्लिश्ड है कि जो नरेगा के तहत किसानों की जो आर्थिक आय है जो बढ़ी है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ये कानूनी तरीके से किसानों और मजदूरों के बीच एक दीवार खड़ा करने का एक प्रक्रिया है, जो हमें जिसके खिलाफ हमें सख्त होके खड़ा होना पड़ेगा। और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा एक महिलाएं, और जिनके पास जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, महिलाएं। क्योंकि अगर ये 60 दिन में आप बकरी शेड, मुर्गी शेड, इस तरीके का आप काम कर सकते हैं, तो अब महिलाओं के पास वो साधन नहीं रहेगा। पहली बार हमारे पास हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून नरेगा के तहत आया जिसमें महिलाएं और पुरुषों को समान आय देने की एक कानूनी ढांचा बना। अब आप वो छीन रहे हैं महिलाओं से। तो कहाँ आप एक कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार महिलाओं के साथ है, तो अगर आप ये देखेंगे तो एक्चुअली महिलाओं के विरोध में है। तो हम कहीं ना कहीं वापस, मुझे लगता है कि पितृसत्ता की ओर जा रहे हैं, अगर ये कानून पारित हो गया, हम्म। कानून से। सर, नया एक्ट में दिनों को बढ़ा दिया, 125 दिन कर दिया गया है। तो बोला ये जा रहा है कि देखिए पिछले बारे में तो 100 दिन ही था, हमने 125 दिन दिया है, तो हमने ज्यादा दिन काम करने की गारंटी दी है। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, ये नया कानून में सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है, बेरोजगारी का, क्योंकि इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 60 दिन आपको काम नहीं मिलेगा। तो अगर हम्म किसी चीज की गारंटी है तो गारंटी है 60 दिन बेरोजगारी का। अब हम्म बात आती है 125 दिन की। हम्म 125 दिन सिंपल सा अरिथमेटिक है, ठीक है। पिछले पिछले 10 सालों से हमने जो देखा है, बजट में हमेशा कटौती होती जा रही है। जब बजट में आप कटौती कर रहे हैं तो आप एक सीमा लगा रहे हैं कि आप इससे ज्यादा रोजगार नहीं कर सकते। तो इतने सीमित बजट में पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि औसतन हिंदुस्तान में केवल 45 से 50 दिन का रोजगार जनरेट हुआ है। और अभी आप वो नया कानून में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से 95,000 करोड़ रुपया आएगा, बाकी राज्य सरकारों को देना पड़ेगा।
पिछले साल का बजट देखेंगे, उस पे केंद्र सरकार से 86,000 करोड़ का था। अगर आप महंगाई के औसत से बढ़ाएंगे, महंगाई के औसत से देखेंगे, तो सेम है। 86,000 करोड़ और 95,000 करोड़ में कोई फर्क नहीं है। तो आप हम्म। औसतन वापस केंद्र सरकार से केवल 40-50 दिन का ही काम होने वाला है। अब इससे ये होगा कि आपने 125 दिन का वादा तो हर जगह कर रहे हैं। अब इसका भार किसको उठाना पड़ेगा? राज्य सरकार को। हम्म। राज्य सरकार ये काम नहीं दे पाएगी। तो जाहिर है कि जब मजदूर बोलेंगे कि आपने 125 दिन का वादा किया था, तो ये वादे का जो भरपाई जो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पे गिर जाएगी। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से आएगा 125 दिन का काम? तो सिंपल सा एरिथमेटिक आप देखेंगे कि कितना बजट है, उस पर कितना दिन काम हो सकता है। 50 दिन से ज्यादा औसतन हिंदुस्तान में काम नहीं हो सकता। तो 125 दिन का जो वादा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो झूठ है। जी सर, आप ही के आपका जो आर्टिकल है मैं उसमें से एक लाइन कोट करना चाहता हूँ, आप उस पर थोड़ा बात कीजिएगा। आप लिखते हैं द क्लेम ऑफ 125 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इज अ रेड हियरिंग। इसका सिंपल सा मतलब है विप्लव जी कि ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। ये ओके। वो बोल रहे हैं कि नरेगा में 100 दिन मिलता था, यहाँ पे 125 दिन मिलेगा। लेकिन आपको अगर मजदूरी अगर बजट नहीं दिया जाएगा, तो फिर 125 दिन कहाँ से आएगा? तो रेड हेरिंग यानी कि गुमराह करने की एक कोशिश है, लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। सर, हम आते हैं कि इसका जो नाम चेंज किया गया, मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था जब नाम चेंज किया गया तब भी, और इंटरव्यू से कुछ मिनट पहले जब मैं मनरेगा को पढ़ रहा था, फिर मैं बीवी जी राम जी का जो भी साइट्स पे जितनी जो जानकारियां थी मैं पढ़ रहा था, तो मेरे जहन में ये सवाल इंस्टेंटली आया कि क्या मनरेगा में ही प्रावधान को कुछ कुछ प्रावधान नए जोड़ा जा सकता था, फिर नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? नाम अगर चेंज करना, अगर हाँ सरकार को सर। अगर सरकार को लगता था कि नहीं, इसमें कुछ नई बातें जोड़ने की जरूरत है, तो जोड़ सकते थे, या हटाने की जगह हटा सकते थे, लेकिन नाम चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और एक नया स्कीम, बिल्कुल नया एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों? देखिए, एक तो है कि 2015 में ही प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि नरेगा को वो कांग्रेस के विफलता का स्मारक बना के जिंदा रखेंगे। तो अगर आप राजनीतिक तरीके से देखेंगे, तो उनको हमेशा लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि नरेगा यूपीए सरकार से आई। तो एक तो हम्म। राजनीतिक मुद्दा है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं चलाएंगे जिससे यूपीए के सरकार को हम जोड़ पाएंगे, क्योंकि नाम सीधा सीधी जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो एक राजनीतिक सोच है कि हम नाम ही बदल दें, तो फिर न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। पहली बात तो वो। हम्म। दूसरी बात कि नाम बदलने का एक और सोच है कि क्योंकि ये जो केंद्र सरकार, जो करंट केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनके सोच में वो एक क्या कहें, हिंदुत्ववादी सोच से ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि गांधी जी को मारा किसने? गांधी जी को मारा नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे किस तरह के सोच से इत्तेफाक रखते थे? वो हिंदुत्ववादी सोच से इत्तेफाक रखते थे। तो एक तो है कि हमेशा से ही ये भाजपा की सरकार बहुत कंफ्यूज रही है कि हम गांधी को कैसे ट्रीट करें। क्योंकि एक तरफ गांधी को हटा नहीं सकते, क्योंकि गांधी हमारे हर जगह पे फैले हुए हैं। तो उनको हटाना तो मुश्किल है, क्योंकि एक सोच, मैं तो आइडियोलॉजिकली बता रहा हूँ कि गांधी के सोच के बिल्कुल विपरीत हैं। क्योंकि गांधी अ, बहुत कमियां थी, बहुत खूबियां थी उस पर, क्योंकि वो इंसान थे। कमियां खूबियां तो हर इंसान में होती हैं। लेकिन एक चीज आप बहुत क्लियरली सोच सकते हैं कि गांधी बहुत सेक्युलर इंसान थे। इस पे जी। कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है। हिंदू मुसलमान के दंगा को रोकने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हिंदू मुसलमान को जी। जोड़ने के लिए। जी, और मरते वक्त जिसके मुंह से हे राम निकला हो, उससे बड़ा सबूत एग्जैक्टली, क्या होगा कि वो कितना बड़ा हिंदुवादी व्यक्ति थे वो? एग्जैक्टली। एक और बहुत ही मुख्य बात है, तो हाँ, तो एक तो है कि वो कंफ्यूज हैं कि हम गांधी को कैसे ट्रीट करें। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर नरेगा देखें, तो नरेगा एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कानून इस वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पे गांधी की जो अर्थनैतिक सोच थी कि लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने का जो सोच था, उसको केंद्रित करके ये कार्यक्रम की योजना है। वहां पे अंबेडकर भी हैं। अंबेडकर कैसे हैं? क्योंकि अंबेडकर हमारे ऐसे चिंतक थे हिंदुस्तान में जिन्होंने
हक की परिभाषा को संवैधानिक ढांचा दिया। अगर अंबेडकर नहीं होते तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। हम्म। तो नरेगा की जो बड़ी खासियत है, अगर आप देखेंगे तो ये हक की परिभाषा को एक योजना में परिवर्तन करता है। तो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा एक कानून आया जिसमें संवैधानिक हक को हम प्रैक्टिकल योजना के साथ जोड़ पाए हैं। तो नरेगा का जो नेम चेंज, वो भी एक मुझे मेरे हिसाब से एक तरह से, एक तो गांधी के विचारों को खत्म करने की एक सोच है, एक कदम है उस तरफ। और दूसरा है कि गांधी का नाम हटाया है, लेकिन वास्तव में यह वार अंबेडकर पे है। हम्म। हमला एक्चुअली अंबेडकर पे है, क्योंकि आपने हक को छीना है। तो मैं तो कहूंगा दोनों पे ये हमला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो करंट सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इन दोनों विचारधारा से उतना इत्तेफाक रखती है। सर एक आखिरी सवाल। आप ही के आर्टिकल से मैं कोट कर रहा हूँ आपको। कोट नहीं, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि आपने ये बताया है कि मनरेगा के आने आने के बाद स्कूल इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ। इस पर थोड़ा अगर आप बताएं सर तो। हाँ देखिए ये, इस पे क्या कोई असर पड़ेगा वर्तमान में? मुझे लगता है बिल्कुल असर पड़ेगा। स्कूल एनरोलमेंट, ये कुछ पहले भी शोध किए हैं, आईएचडीएस का सर्वे था, कुछ और सर्वेक्षण में ये पाया गया। जब 2000 नरेगा के देखिए पीक जो टाइम था, सबसे अच्छा समय जो था 2008 से 2012-13 के बीच। ठीक है, सब तब सबसे अच्छा काम हुआ नरेगा में। तो उस दौरान अगर आप देखेंगे, तो क्योंकि नरेगा के तहत वहां पे गांव में काम मिलना शुरू हुआ, रोजगार मिलना शुरू हुआ, तो पलायन रुका। अब जब पलायन रुका तो जाहिर है कि पहले क्या होता था, कि अभी भी होता है, कि सपरिवार लोग पलायन करके कहीं चले जाते हैं। बच्चों की शिक्षा में एक रुकावट हो जाती है। तो जब नरेगा आया तो पूरा परिवार, क्योंकि खास करके याद रखिएगा महिलाओं के रोजगार का एक साधन था ये। तो महिलाएं जब गांव में जब रुकी, तो साथ में बच्चे भी रुके। पुरुषों का पलायन का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जब बच्चे रुके, तो बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट, जो स्कूल जाने का जो जो प्रक्रिया था, वो बढ़ा। तो ये जो है कि इससे कई सारे ऐसे चीजें हुई, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी, जिससे स्कूल, जैसे कि मैंने कहा कि जब जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो वो शुरू हुआ। अब जो नया कानून आएगा, इस पे क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, और खास करके 60 दिन का जो गारंटीड बेरोजगारी है, उस दौरान महिलाएं क्या करेंगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। अब महिलाओं को अगर फोर्सफुली अगर उनको पलायन करना पड़ा, तो जाहिर है कि बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगी, बच्चों को साथ में लेके जाएंगी। और एक और चीज है कि राज्य सरकार पर जब इतना प्रेशर पड़ेगा कि 40% रोजगार के लिए उनको देना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास, जैसे कि मैंने कहा, कि बजट की कमी है। अब उनको सीमित बजट में शिक्षा भी चलाना है, नरेगा भी, रोजगार का कानून भी चलाना है। तो जाहिर है कि वो दोनों पे कटौती करेंगे। तो स्कूल का बजट में जब कटौती होगी, तो जाहिर है कि बच्चे और ज्यादा स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि टीचर नहीं रहेंगे। स्कूल में सुविधाएं कम हो जाएंगी। तो जाहिर है कि जब स्कूल में सुविधाएं कम होंगी, तो बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल, चाइल्ड लेबर बढ़ेगा। तो हमें ये पूरे चीज को एक 360 डिग्री तरीके से देखना होगा, ना कि सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज का मुद्दा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत उम्मीद है बहुत आगे भी आपसे हम संवाद स्थापित कर सकें, और इस तरह की जो भी मुद्दे हैं जो समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, आपसे हम जुड़ सकें और आपसे बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया विप्लव जी, मौका मौका देने के लिए।